प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के ज्योतिष के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपका ध्यान जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा से दशम स्थान में देवगुरु बृहस्पति अगर किसी भी जातक की कुंडली में बैठे हैं तो किस तरीके का परिणाम जातक को मिलता है, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। गोचर वसात हो या जन्म कुंडली में चंद्रमा से दशम स्थान में गुरु हो, ये निश्चित रूप से जातक को सामाजिक तो बना ही देते हैं। ये पहली बात है। चंद्रमा से गुरु दशम स्थान में जब कभी भी होंगे और गुरु से चंद्रमा चौथे स्थान में, इसका अर्थ यही होगा कि गुरु और चंद्रमा जब एक दूसरे से केंद्र में होंगे तो ये गज केसरी नामक महान राजयोग का निर्माण करेगा। इसका सीधा सीधा असर जातक के जीवन की सामाजिकता पे पड़ता है, पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से। दूसरा, इसमें आपको कई बार जब इनकी दशाएं एक साथ एक्टिव होती हैं, जब चलते हैं, तो अनायास ही आपको पद की प्राप्ति भी होती है। आप मनोनीत सदस्य बन जाते हैं, है ना। बिना चुनाव लड़े, बिना कोई पराक्रम किए आपको आपका परिणाम, जिसका इंतजार आप कर रहे होते हैं, वो आपको मिल जाता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी शास्त्रकारों ने बताए हैं कि जब जन्म कुंडली में चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्र में होते हैं तो कई बार व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा की सुरक्षा करने के लिए व्यक्ति को अपने परिवार और पारिवारिक माहौल से दूर भी जाना पड़ता है। यह भी एक बात है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु से चंद्रमा और चंद्रमा से गुरु का संबंध दशम और चौथे स्थान का बन रहा है तो ये आपके भाई बहन, माता पिता, इष्ट मित्र, पति पत्नी और बच्चों से आपको दूर ले जाकर स्थापित करते हैं। या जब कभी भी ये दोनों ग्रह एक साथ महादशा और अंतरदशा में एक्टिव होते हैं, इनकी दशाएं चलती हैं, तो भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन या स्थान परिवर्तन देखने को मिलता है। यहां आपको अपने सामाजिक प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए अपने घर परिवार से दूर जाना पड़ता है। परिस्थितियां दो तरीके की उत्पन्न होंगी एक ही साथ। जहां आपको एक बार अपने परिवार के लिए खड़ा होना है, उसी टाइम फ्रेम में आपको अपने सामाजिक जो स्थिति है उसको भी मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर भी आपका ध्यान जाता है। मतलब आप दोनों के लिए ही एक साथ उपस्थित आपको होना पड़ेगा। ऐसा कई बार जीवन में ऐसी घटना घटती है। ये अच्छा भी है, मतलब इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, आपको एक ही समय पे दोनों जगह उपस्थित होना पड़ता है। गज केसरी का अर्थ होता है सिंह की भांति ना होते हुए भी उपस्थित होना वहां पे। मतलब कहते हैं ना कि शासन है राष्ट्रपति का, वो है नहीं प्रत्येक जगह, लेकिन फिर भी उनके नियम और उनके बनाए कानून हम पे हावी होते हैं और हम उसके हिसाब से अपना जीवन जीते हैं, उसका उल्लंघन नहीं करते। सामान्य बात है कि हम भारत देश में रहते हैं, पर यहाँ के संविधान से हम बंधे हुए हैं, यहाँ के कानून से बंधे हुए हैं, और वो हमें एक सीमा देता है, एक जो है वो उसकी परिपाटी है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति गजकेसरी योग में जातक जो जन्मा होता है उसके ऊपर एक दायरा भी बन जाता है, और वो दायरा जो उसके जीवन में बनता है वो सकारात्मक बनता है, निगेटिव नहीं बनता। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसमें परतंत्रता का अनुभव कर रहा है या जकड़ा हुआ है। वो सेवा कर भी रहा है अगर समाज की, तो वो खुश है, प्रसन्न है, और वो उसको अपनी जिम्मेदारी ही मानता है। वो उस पर कभी उसका बोझ या भार नहीं बनता। और दोनों ही स्थितियों को, एक समाज के लिए और एक परिवार के लिए, दोनों को बहुत अच्छे तरीके से अपने सूझबूझ से, अपनी युक्ति से उसमें वो सफल भी होता है और उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको निभा भी लेता है। ऐसा कब होता है? जब जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हो। सामान्यतया ये जन्म कुंडली का योग आपको यशस्विता का वर देने वाला होता है। आप यशस्वी हैं, और जो यशस्वी होता है वही प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को मजबूती से टिका पाता है। आपको जरूर ये बात अपनी कुंडली में समझनी चाहिए। और मैं तो ये बात हर बार कहता हूं कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि पंडित जी को कुंडली दिखा रहे हैं तो पंडित जी की फी है, पंडित जी की दक्षिणा है, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। अब हम उसको दूसरे एंगल से देखने लगे हैं। पर वस्तुतः कुंडली दिखाने का अर्थ अपने आप से मिलना होता है। आप खुद से मिलते हैं, आप खुद से अपने आप को जानने लगते हैं,
और कुंडली में हम हमारी समस्या ये होती है कि हम कुंडली दिखाने जब जाते हैं तो ये सोचते हैं यहां से हमें हल मिलेगा, यहां से हमें हमारी समस्या का हल मिलेगा। नहीं, हल आपके अंदर ही छुपा है, बस ज्योतिषी आपको उससे आपका परिचय करा देता है। तो कुंडली में समस्या का हल नहीं, समझना ही समाधान होता है। ये मैंने अपने इसीलिए ये आप लोगों को हर बार बताता हूं कि कुंडली को समझना ही उसका समाधान है। और दरअसल कुंडली को, आपकी कुंडली को किसी ने समझाया नहीं है, इसी वजह से आप समस्या के कुचक्र में फंस जाते हैं, उलझन में फंस जाते हैं, कि समाधान के कुचक्र में फंस जाते हैं। पंडित जी बताए थे कुछ हुआ नहीं, पंडित जी बताए थे कुछ हुआ नहीं। पंडित जी ने गलती ये करी कि आपको उसका हल बताया, पंडित जी ने गलती ये की कि आपको उसको समझाया नहीं। आपका समझना ही और पंडित जी का समझाना ही कर्तव्य है। ज्योतिष का ये असली मर्म है। जो होगा वो ज्योतिषी बदल नहीं सकता, लेकिन समझा तो सकता है, और समझना सबसे बड़ा समाधान है। मैं ये बात हर बार कहता हूं। तो ये गुरु और चंद्रमा की बात है, आपके अंदर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अब यहां से शुरू करते हैं इनकी कुंडली का पंचांग। और पंचांग कुछ ऐसा बना है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वैशाख माह कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, यहां पे समझना है थोड़ा, कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो आपके जीवन में बार बार, कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण भी करते हैं। हमें हमारे मन बुद्धि चित्त को इस तरीके से व्यवस्था में रखना है, हमें हमारे मन में उठने वाले विकार, उस पर किस तरीके से नियंत्रण रखना है, इसका भी ध्यान रखना होगा। दूसरा, जो धन का फ्लो है वो एक जैसा जीवन में कई बार नहीं रहेगा, वो आपको बार बार कभी ज्यादा कभी कम, या जो नौकरी भी आप करेंगे तो उसमें भी कई बार आपको इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी। आपकी जो दिनचर्या है वो लगभग बाधित सी होती रहेगी, एक जगह पे टिक कर काम करने में आपको परेशानी होगी, या जल्दी ही मन ऊब जाए ऐसा। तो ये क्यों होगा ऐसा? क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव ऐसा है। यशस्वी होने के बावजूद, मैंने कहा यशस्वी होने के बावजूद व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा के एक तरीके से दुखी होने के कारण, हालांकि वो दुखी नहीं है क्योंकि उत्तरायण है, चंद्रमा और शनि दक्षिणायन में ज्यादा बली होते हैं, पर यहां पे पश्चिम दिशा में शनि के साथ बैठे हैं और वहां पे अंशात्मक दूरी काफी है दोनों ग्रहों में, तो कोई विषदोष वाली बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के होने के कारण वहां पे मनोबल टूटता हुआ या एक जैसा नहीं होने के कारण मन मस्तिष्क परेशान होता हुआ नजर आता है। शतभिखा नक्षत्र पे वरुण देवता का प्रभाव है। ये राहु का नक्षत्र है, पर इसके आधिपत्य या स्वामी देवता वरुण देवता है। तो ओम वरुणाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। कमल के पत्ते या कमल के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। नित्य सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे की सफाई खुद से करिए। गाय को फल खिलाइए, हरा चारा खिलाइए। सूर्य को अर्घ में कुमकुम मिलाकर भी अर्घ देना चाहिए। साथ ही साथ तांबा और पीतल आदि के बर्तनों का दान कर सकते हैं, या अपने नित्य भोजन में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के पात्र में चीनी युक्त जल मतलब शरबत रख के ब्राह्मण को दान दीजिए। पंखा, छाता, कुश की चटाई है ना, कपूर, ये सब दान करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में, शुक्ल योग में जन्म हुआ और सोमवार को, वार के अधिपति चंद्रमा हैं जो सप्तम स्थान में बैठे हैं, और इस कुंडली के लिए वो 12वें भाव के स्वामी होने के कारण कई बार साहचर्य के नियम के आधार पर मारक प्रभाव भी देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली में 12वें भाव के अधिपति का संबंध सप्तम भाव के शनि से हो रहा है। सिंह लग्न की कुंडली और कर्क लग्न की जो कुंडलियां होती हैं उसमें मंगल योग कारक और मजबूत ग्रह बन जाते हैं, जबकि सिंह और कर्क लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव मजबूत सबसे खराब ग्रह बनते हैं, मतलब वो प्रबल मारक होते हैं। इस हिसाब से मारकेश के साथ अगर कोई दूसरा ग्रह भी बैठ रहा है जो अच्छे भाव का स्वामी नहीं है, तो वो भी उसके सहपाठी या साहचर्य का नियम पालन करने लगता है और वहां पे वो मारक की भूमिका में आ जाता है। अब यहां मैं आप लोगों को ज्योतिष का एक सिद्धांत बता दूं। मारक अगर ग्रहों की बात होगी तो सबसे ज्यादा मारक दोष शनि को लगता है, और शुभ ग्रहों में सबसे ज्यादा मारक दोष गुरु को लगता है, उसके बाद शुक्र को लगता है, उसके बाद बुध को लगता है, उसके बाद सबसे कम चंद्रमा को मारक दोष लगता है। इसका अर्थ होगा कि सप्तम भाव में जो शनि और चंद्रमा इनकी कुंडली में बैठे हैं वहां वो उतने मारक नहीं होंगे चंद्रमा
जितने की शनि। तो एक सबसे मजबूत मारक ग्रह बैठा शनि, जो सभी लग्न की कुंडली के लिए मजबूत मारक बनता है, और एक सबसे कमजोर मारक बना जो सभी लग्न की कुंडली में सबसे कमजोर मारक बनता है। मतलब वो मारने में 25% की भूमिका अदा करेगा और शनि मारने में 100% की भूमिका अदा करेंगे। इस हिसाब से यहां पे जो मारक का प्रभाव रहेगा वो 125% का हो जाएगा, जो कितना होना चाहिए था 200%। मतलब अगर यहां गुरु बैठ जाते सप्तम भाव में तो हो सकता था कि वो डबल ट्रिपल मारक हो जाते। मतलब अगर मारक ग्रह की बात करें तो सिंह लग्न की कुंडली के लिए गुरु मारक नहीं होते, वो पापी भाव के भी स्वामी होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के भी स्वामी होने से उन्हें पापक दोष लगता है। लेकिन अगर हम सामान्यतया सिर्फ मारक ग्रह की बात करते हैं कि सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हैं, तो यहां मारक दोष 125% लगेगा। अगर चंद्रमा की जगह पे गुरु बैठ जाते तो ये मारक दोष 200% हो जाता है। इसका अर्थ है कि 100% मारने का काम शनि करेंगे और 25% मारने का काम चंद्रमा करेंगे। ये 125% जो मारक दोष लगेगा वो शनि और चंद्रमा की दशा में ज्यादा लगेगा, बाकी ऐसे नहीं। अगर किसी भी ग्रह की महादशा में चंद्रमा का अंतर होगा तो 25% चंद्रमा मारेंगे आपके काम को, आपके रोजगार को, आपकी दिनचर्या को, आपके पड़ोसियों के साथ संबंध, आपके माता को, आपके व्यापार को। लेकिन अगर शनि एक्टिव होंगे तो मारक करेंगे 100%, तो लगभग आपके व्यापार को नीचे लेके आएंगे, आपकी दिनचर्या को लगभग 100% कमजोर कर देंगे, आपकी आत्मविश्वास की क्षमता को कमजोर कर देंगे, महत्वाकांक्षा जो है वो बिल्कुल डिप्रेस हो जाएगी। ऐसी वाली स्थिति चंद्रमा और शनि यहां पे देते नजर आएंगे। मुझे विश्वास है अब आप समझ गए होंगे। तो शूद्र वर्ण और राक्षस गण होगा। इसका अर्थ होगा कि शूद्र वर्ण के कारण व्यक्ति के जीवन में गंदगी भी रहती है, क्योंकि सामान्य बात है। उसके बाद राक्षस गण के कारण ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, तृष्णा, है ना, पाप और इस तरीके का छल जो होता है, दूसरों को पीठ पीछे बुराई करना, पाप ज्यादा पुण्य कम करना, दान कम और अपने भोग और विलास पे ज्यादा खर्च करना। तो इस तरीके का शूद्र वर्ण और राक्षस गण प्रभाव देता है। तो कुल मिलाकर के हमें कहां पे काम करना है ये मैंने आपको बताया है। अब आपकी कुंडली में ये पंचांग था जिसमें थोड़ी कमजोरी हुई कि चंद्रमा कमजोर बन रहे हैं, उससे थोड़ी कमजोरी कि शूद्र वर्ण बन रहा है, राक्षस गण बन रहा है, और जो चंद्रमा और शनि वहां बैठे हैं वो किस तरीके से मारक ग्रह की भूमिका में आ रहे हैं और वो कितने प्रतिशत मारक बन रहे हैं, चंद्रमा से गुरु का संबंध कैसा बन रहा है कुंडली में। तो ये सारी बातें हमने जान ली। अब मैं आपके ग्रहों के अंश से आपका परिचय करा देता हूं। ग्रहों के अंश में सूर्य जहां लग्नेश होते हैं प्रधान, ये भी एक तारा ही है, बस इतने ये नजदीक हैं हमारे कि कई बार इनका असर हमारे ऊपर ज्यादा रहता है। जैसे चंद्रमा का असर हमारे ऊपर ज्यादा है, वैसे सूर्य अकेले नहीं है, ब्रह्मांड में कितने सारे सूर्य ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन हमारा जो सूर्य है वो हमें ऐसे प्रभावित करता है जिन्हें नवग्रहों में स्थान दिया गया है। और सूर्य सिंह लग्न की कुंडली के लिए प्रतापी ग्रह बन जाते हैं, राजसिक ग्रह बन जाते हैं, नैतिकीय तत्वों के जिम्मेदार ग्रह बन जाते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, है ना, और ये एनर्जेटिक प्लैनेट होते हैं। लग्न का मान 17 अंश का है, जो बहुत ही पूर्ण अवस्था का बली है। यहाँ पे व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति की आयु, एक अच्छे विचार, सकारात्मक प्रभाव, महत्वाकांक्षा, स्वाभिमानी, अति आत्मविश्वासी, कम संततियों वाला, ऐसा ग्रह का प्रभाव जातक के जीवन में बनाएगा। उसके बाद लग्नेश भाग्य भाव में, तो व्यक्ति का मन सदैव धर्म की तरफ रहेगा। धर्म, दान, पुण्य, तीर्थ, दर्शन, पूजा पाठ, दार्शनिकता, चिंतन और बड़ों का आदर करना, बेहतरीन डिस्कशन करना, मतलब कमजोर और खराब कुतर्क ना करना, प्रलाप व्यर्थ का ना करना, बेवजह किसी भी विषय पे ना बोलना, ऐसी गांभीर्य व्यक्ति के जीवन में गांभीर्यता देखने को मिलती है। उसके बाद सूर्य जो बैठे हैं वो 9 अंश के बैठे हैं, केतु के साथ हैं, बुध के साथ हैं। वहां पे सूर्य और केतु का ग्रहण जरूर है, और ये इस वजह से, हालांकि टोटल ग्रहण नहीं है लेकिन ग्रहण की स्थिति जरूर है, क्योंकि कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के हैं और ग्रहण कब लगता है सूर्य का? अमावस्या को, मतलब 4 दिन अभी ग्रहण में बाकी हैं। तो विचार करिए 9 अंश पे सूर्य हैं, 2 अंश और आगे बढ़ेंगे तो केतु के पास वो चले जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि सूर्य निरंतर गति में है, केतु वही है, मतलब सूर्य को ग्रहण लगेगा। सूर्य को ग्रहण लगेगा 2 दिन बाद, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदह, तिथि का प्रभाव ऐसे बदलेगा। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच के अंशात्मक दूरी को ही तिथि कहते हैं। तो चंद्रमा से 3 घर आगे हैं, केतु के संपर्क में है, और चंद्रमा जो है वो कृष्ण पक्ष के एकादशी द्वादशी के हैं, मतलब 2-3 दिन बाद ग्रहण लगे, अमावस्या होने वाली है। इस वजह से व्यक्ति का मन मस्तिष्क कई बार बहुत छोटी छोटी परेशानियों को बहुत बड़ा बना लेता है। यही नहीं, किसी दूसरे की बात उसको बहुत जल्दी हेडेक दे देती है। अब जैसे सामान्य बात है कि इन्होंने भी मुझे कहा कि पंडित जी, मुझे बहुत सारे ज्योतिषियों को हमने दिखाया पर
बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी बताई गई हैं, जो नहीं भी हैं। तो आपकी कुंडली का लग्नेश ही आपकी कुंडली का बलवान है। हालांकि उसी को ग्रहण भी लगने वाला है, जहां पे थोड़ी बहुत नेगेटिव अप्रोच देखने को मिलेगा जरूर, लेकिन भाग्य भाव में है, बुध के साथ है, केंद्र में गुरु है, चंद्रमा केंद्र में है। इस वजह से बहुत सारी चीजें बदल भी जाएंगी। लग्न का मान बहुत अच्छा बना हुआ है, तो ये सारी चीजें कुंडली को एक अलग दिशा भी देती हैं और अलग नेचर भी देती है। लग्न का अधिपति नवम भाव में है, तो ये अपने आप में स्वतः व्यक्ति को बहुत ही भाग्यशाली बना देता है ना। उसके बाद चंद्रमा जन्म कुंडली में 8 अंश पे है, शतभिखा नक्षत्र में है, तो व्यक्ति को थोड़ा क्रोध पे और जल्दबाजीपन से बाज आना चाहिए। चंद्रमा पे मंगल का प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है, तो हालांकि यहाँ पे ऐसी कोई विष दोष वाली बात नहीं होगी, लेकिन सप्तम भाव पे शनि और मंगल का और राहु का प्रभाव है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि है और राहु की 5वीं दृष्टि है। शनि वहां बलवान होके बैठे हैं, अति विशिष्ट कारक होके बैठे हैं, पश्चिम दिशा में वो बलवान भी हो जाते हैं। तो इस हिसाब से शनि का बल बढ़ेगा, तो कई बार दांपत्य में छोटे मोटे मतभेद दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि नवांश चक्र में शुक्र लग्न में कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य और शनि बैठे हैं चतुर्थ भाव में, चंद्रमा दिग्बली है, जहां के स्वामी गुरु पंचम भाव में। एक अच्छी बात क्या है इस कुंडली में कि पंचम भाव के स्वामी नवम में चतुर्थ में बैठे हैं। ये अपने आप में बहुत उत्तम बात हुई, क्योंकि ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने इस पे बहुत पहले कार्यक्रम भी बनाया था कि जब कभी भी दसम भाव का स्वामी नवम में बैठा हो, ये अत्यंत महत्वपूर्ण मजबूत राजयोग बन जाता है। और यहां पे किसी भी ग्रह का 12वें जाने का दोष नहीं लगता। जैसे मान लीजिए अगर अष्टम भाव के स्वामी सप्तम में बैठे हैं तो इन्हें दोष लगेगा, लग्न के स्वामी 12वें बैठे हैं तो इन्हें दोष लगेगा, तृतीय के स्वामी 12वें यानी कि द्वितीय भाव में बैठे हैं तो दोष लगेगा। लेकिन ये दोष वाली जो बात है, ये जो सूत्र है, वो केंद्र और त्रिकोण में लागू नहीं होता है। मतलब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा, ये दोष नहीं है, ये राजयोग है। उसी तरीके से पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठा है, ये तो 12वें जाने का दोष नहीं लगेगा, बल्कि ये महान राजयोग बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से लग्न में बैठा नीच राशि का ग्रह भी कई बार दोषयुक्त नहीं होता है, तो हमें यहां पे परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहां पे जो शुक्र बैठे हैं वो उच्च के बैठे हैं, यहां नीच राशि के बैठे हैं, पर फिर भी लग्न में बैठे हैं। इस वजह से इनको उतना ज्यादा बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि द्वितीय के साथ इनका परिवर्तन है। शुक्र और बुध का लगभग परिवर्तन आपको कुंडली में मिल जाता है, बहुत ज्यादा ये दूर नहीं जाते कई बार, तो यहां पे परिवर्तन होने के कारण ये नीचभंग हो जाएगा। सूर्य और शनि का दशम स्थान में बैठना एक क्रूरता जरूर देता है, लेकिन वो विवाह को कमजोर करे या फिर विवाह को तोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि पंचम भाव में बैठे हैं सप्तम भाव के स्वामी, पंचम भाव में गुरु राहु के साथ बैठे हैं और जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, सप्तमेश पंचम में, चंद्रमा दिग्बली। और विचार करिए तो जन्म कुंडली में गुरु का पंचम भाव से संबंधित तृतीयेश या सप्तमेश या दशमेश या चतुर्थेश होकर के अगर पंचम भाव में बैठेंगे तो कुंडली को कमजोर नहीं होने देंगे, विवाह को स्थिरता देंगे। हाँ, थोड़ा बहुत जो कम्युनिकेशन गैप होता है या कमजोरी होती है, जो कभी कभी रूढ़ बिहेवियर जो होता है वो राहु के साथ होता है, जिसके कारण कई बार शारीरिक सुखों में कमजोरी होती है, या कई बार पत्नी का वो सर्वस्व सुख प्राप्त नहीं होता। 80% तक मिलेगा, 70-75% तक पत्नी का सुख मिलेगा, 25% तक थोड़ा कम मिल जाता है, और वो टकराव विवाह तोड़ने में बदलेगा नहीं। हम इस वजह से विवाह को मिला करके जरूर विवाह में जाएंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी कुंडली में दाम्पत्य का सुख कमजोर है या फिर हमारी कुंडली में 2 विवाह का योग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा, जन्म कुंडली में शुक्र का संबंध लग्न से बना है और शुक्र का संबंध उच्च का है। यहां पे लग्नेश भाग्य भाव में है, लग्न से केंद्र में गुरु बैठे हैं। यहां पे जन्म कुंडली में जो स्थिति बन रही है वो विचार करें तो मंगल 6वें भाव में बैठे हैं, और 6वें भाव के मंगल विवाह को चलाने की पूरी कोशिश करेंगे या साहस देंगे, क्योंकि यहां पे एक नौकरी पेशा वाला दाम्पत्य भी दिखाई दे रहा है। हाँ, ये वैचारिक मतभेद लगभग कई बार समाप्त हो जाएगा। भौगोलिक स्तर से आप कई बार पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह सकते हैं, पेशेवर प्रवृत्ति के कारण, अपने काम को दिशा देने के कारण, अपने कार्य के आरंभ को लेकर के या काम करने को लेकर के कि भाई हमारा प्रोफेशन है, हमें दूर रहना पड़ेगा। तो ये स्थिति इस कुंडली में बन रही, जिसको आप तलाक या तोड़ना या विवाह 2 हो जाना ऐसा नहीं कर सकते। मंगल जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में 24 अंश पे बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, परिवर्तन के साथ है। परिवर्तन कैसे है इसको समझते हैं। यहां चंद्रमा की राशि में मंगल नीच राशि में है, जो व्यय को अनियंत्रित करते हैं और गलत निर्णय में फंसाते हैं, पैसा भी अटकाते हैं और बार बार व्यक्ति से एक ही गलती कराते हैं। नवमांश चक्र में ये मंगल शत्रु की राशि में है, यहां भी वो नीच राशि में है, लेकिन गुरु के साथ, गुरु की ही राशि, मंगल की ही राशि में गुरु बैठे हैं, और साथ ही साथ गुरु का संबंध
मंगल से बन रहा है, गुरु उसको देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का व्यय मंगल की दशा में जितना बढ़ेगा, उसमें जैसे ही गुरु का अंतर आएगा तो चीजें ठीक होने लगेंगी। लेकिन उसी मंगल की महादशा में या अंतरदशा में शनि और चंद्रमा का जो प्रत्यंतर होगा वो कई बार नुकसानदायक होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ग्रहों का संबंध अच्छा नहीं बन रहा है। मंगल की दशा जब एक्टिव होगी, राहु और शनि जब एक साथ तीनों एक्टिव होंगे, तो एक्सीडेंट, चोट चपेट की घटनाएं, दुर्घटना, मानसिक संताप, व्यर्थ का प्रलाप, बेवजह झगड़ा, नुकसान, आर्थिक, पैसा अटक जाए, कारोबार ना चले, इस तरीके की समस्या भी नहीं। लेकिन मंगल अकेले खराब नहीं होंगे। मंगल जब कभी भी दशा में राहु और शनि एक्टिव होंगे तभी खराब होंगे। अब मंगल में सूर्य, मंगल में बुध, मंगल में गुरु, ये मंगल में शुक्र, ये सब अच्छे होंगे, लेकिन मंगल का प्रभाव इस तरीके का मिलेगा। दूसरा, वो मंगल यहां पे शत्रुगत हैं, छठवें भाव में पापक ग्रह का बैठना उत्तम परिणाम देता है। यहां पे अगर बात करते हैं तो चतुर्थ स्थान के चंद्रमा बहुत सारे राजयोगों को बनाने वाले ही हो जाएंगे। तो ये सब बातें यहां बन रही है। शुक्र केंद्र में, चंद्रमा केंद्र में, उसके बाद सूर्य जो बैठे हैं वो भी केंद्र में खराब नहीं है। शनि के साथ यहां पे पापक ग्रह का बैठना उतना खराब नहीं होगा, जो कभी कभी कमजोर कम्युनिकेशन दे सकता है। मतलब पत्नी को आपको कुछ भी बताना होगा तो आपको 10 बार विचार करना होगा, वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाए या इंपल्सिव हो जाए या डोमिनेट ज्यादा करे, ऐसा वाला। अब सिंह लग्न के आप हैं, हो सकता है कि वही आप पे ज्यादा हावी हो, तो इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। बुधदेव जन्म कुंडली में 20 अंश पे बैठे हैं और वो ठीक बैठे हैं। ये आपका व्यय भी नियंत्रित कर रहे हैं और आपको बुद्धिमान भी बना रहे हैं। साथ ही साथ चीजों को समझने की शक्ति भी बुधदेव दे रहे हैं। चंद्रमा से एकादशवें और तृतीय का संबंध है, इस वजह से आपके पक्ष को बलवान करेंगे। राहु और सूर्य के संपर्क में आने के कारण कई बार आपसे गलत निर्णय या आप पर गलत निर्णय लेने का बल बढ़ाएंगे या हावी करेंगे। आप पिता के विरोध में, माता के विरोध में, कई बार रिश्तेदारों के विरोध में चले जाएं और तात्कालिक ही विचार करते रहें, क्योंकि बुध पर जब राहु केतु का प्रभाव रहेगा, शनि का प्रभाव रहेगा, तो वो कई बार आपके स्वच्छंद निर्णय हैं उसको वो किसी दूसरे को देख करके, जैसे मान लीजिए उदाहरण देता हूं, विवाह ही करना है तो आप कई बार एक पक्ष देखेंगे, बाकी बहुत सारे पक्ष आपके सामने दिखाई नहीं देंगे। तटस्थ होकर के व्यक्ति को निर्णय लेने में ये बुध कई बार मजबूत निर्णय नहीं लेने देंगे। मतलब उस व्यक्ति को कई बार इमोशनली निर्णय देने वाले बन जाएंगे, जो बाद में नुकसानकारक हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे ध्यान देना होगा। देवगुरु बृहस्पति 20 अंश पे बैठे हैं चतुर्थ स्थान में, ये घर से दूर लेके जाते हैं और कई बार यहाँ पे कारोबार में छोटे मोटे मतभेद देते हैं। अकेले बैठे हैं, इस वजह से शनि से दृष्ट हैं, इस वजह से हालांकि गुरु और शनि दोनों जब केंद्र में होंगे तो व्यक्ति का न्यायिक पक्ष अच्छा होगा। पुराण, धर्म, शास्त्र, ज्योतिष और ग्रंथ आदि की जो अध्ययन की बात होती है वो बहुत उत्तम होगा। शुक्रदेव जन्म कुंडली में 8 अंश पे बैठे हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, और शनिदेव जन्म कुंडली में गुरु के नक्षत्र में है। इस कारण से यहाँ पे न्याय का पक्ष, रिसर्च, डीप थॉट, अच्छी मृत्यु और अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने में कई बार मंगल का प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा। हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा, बजरंगबली की पूजा करनी होगी। लेकिन शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, नवांश चक्र में वो नीच के हो जा रहे हैं, जिनका उच्च भंग हो रहा है। इस कारण से कई बार शुक्र का प्रभाव इस कुंडली में कुछ मामलों में कमजोर भी होगा, क्योंकि वो तृतीय होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं तो मेहनत कराएंगे। आप अगर पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपना काम करते हैं तो ये शुक्र आपको दशा में सुख भी देंगे, एक्सपीरियंस भी मिलेगा। जबकि उसी शुक्र की महादशा में शनि का अंतर, या शनि की महादशा में शुक्र का अंतर, या उसी शनि की महादशा में राहु या शुक्र का प्रत्यंतर कमजोर या नुकसानदायक हो सकता है, जिसमें स्वास्थ्य, नेत्र की परेशानी, हाथों और जैसे तलवों में पसीना ज्यादा आना, या वाणी का प्रभाव कमजोर हो जाना, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद, भाइयों से मतभेद, इस तरीके की समस्या देखने को मिल सकती है। यह शुक्र का प्रभाव है। अब बात करते हैं नक्षत्रों के ऊपर, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठ करके किस तरीके का प्रतिफल कर रहा है। बात अगर सबसे पहले सूर्य की करेंगे तो सूर्य 9 अंश पे बैठे हैं, मैंने बता रखा है। अश्विनी नक्षत्र में होने के कारण वो आपको धार्मिक बनाएंगे, क्योंकि वहीं पे केतु बैठे हैं तो धर्म और तीर्थ का दर्शन, दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप, अच्छा कम्युनिकेशन, लोगों के बारे में अच्छा सोचना, समाधिस्थ होना, दिखावा न करना, एक अच्छी भक्ति का प्राबल्य यहाँ होता है। मतलब जो भी व्यक्ति कर रहा है वो पूरे हृदय से और मन से कर रहा है, ये सूर्य के कारण है। जो चारित्रिक बल है, जो नैतिकीय तत्वों का पालन करना है, वो सब इसी सूर्य के केतु के नक्षत्र में बैठने के कारण होगा। चंद्रमा शतभिका नक्षत्र में बैठ करके आपको कई बार भ्रम में लेके जा रहे हैं और आलस्य भी दे रहे हैं, और एक पक्षीय निर्णय लेने वाला, जैसे नौकरी है तो नहीं छोड़ दूं, बाद में देखेंगे क्या होता है, तो ये जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति देंगे। मंगल जो बैठे हैं वो आश्लेषा नक्षत्र में बैठ करके आपके
प्रभाव को और आपकी धार को कमजोर कर रहे हैं, मतलब एक्सप्रेशन को कमजोर करेंगे, कम्युनिकेशन को कमजोर करेंगे, निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, ऐसा हो सकता है। हालांकि यहां पे मंगल भाग्येश होकर के नीच के बैठे हैं, तो कई बार आपके भाग्य को भले ही मजबूती नहीं तो कमजोरी भी नहीं देंगे, क्योंकि भाव से चौथे भाव में बैठे हैं और चौथे भाव में मंगल का जाना अपने भाव से खराब नहीं होगा, गुरु से दृष्ट है तो धर्म तो रहेगा, पर छोटे मोटे नुकसान तो मंगल की दशा में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दोनों ही जगह बहुत अच्छे नहीं बैठा। नौमांस में भी ठीक नहीं है, दशमांसा चक्र के लिए वो अच्छे होंगे, मैं उस पर चर्चा करूंगा। बुधदेव जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, जो आपको सुख और शांति देने वाले ग्रह बनेंगे, पर कुछ मामलों में कमजोर, जैसे कि मैंने बताया है। देवगुरु बृहस्पति आपको कंफ्यूज करेंगे, स्पष्ट नहीं होने देंगे, चीजें कई बार रोक कर रखेंगे, जहां से मानसिक सुख मिलना चाहिए उसको भ्रम में लेके जाएंगे। तो एक जैसे गुरु की दशा में कई बार ऐसा होगा कि काम जो है वो रुका हुआ है, ये काम हो जाए तब उसके बाद 3 काम आपके बनेंगे, तो ऐसा कई बार गुरु के ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठने के कारण हो सकता है। शुक्रदेव जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे, जिसके कारण व्यक्ति थोड़ा आलस्य प्रेमी या बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा सोचने वाला, ख्याली पुलाव पकाने में, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा परिणाम दे सकते हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में पूर्वा भाद्रपद में बैठे हैं, जो न्याय प्रिय और जो एक होता है जैसे कि एक बेहतर कम्युनिकेटर, सैद्धांतिक, न्याय प्रिय, है ना, किसको कितना एलोकेट करना है, एनर्जी का किस तरीके से एलोकेशन करना है, इस मामले में आपको शनि आगे लेके जाएंगे, क्योंकि सप्तम स्थान में बैठे हैं, तो यहाँ पे वो काफी हद तक अच्छे भी होंगे, क्योंकि भाव में बैठे हैं, ससयोग लगेगा। लेकिन सिंह लग्न की कुंडली के लिए जो ससयोग लगता है वो कई बार व्यक्ति के लिए कई बार कमजोर हो जाता है, मतलब व्यक्ति के कार्य में इतना विलंब हो जाएगा कि वो नुकसान में चला जाता है, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। राहु आपकी कुंडली में तुला राशि में है, इनकी अपनी राशि भी कई बार इन्हें मानते हैं, स्वाति नक्षत्र इनका अपना नक्षत्र होता है, तो मेहनत जो करने का बल है, जो सकारात्मक बिहेवियर है, वो यही राहु के कारण है। अब यहां से मैं आपके कुंडली के दशमांसा चक्र पे आपका ध्यान लेके आता हूं। दशमांसा चक्र में केंद्र में चर प्रकृति की राशि बनी है, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को चलते रहना होगा। पहली बात, केंद्र में ही गुरु और शुक्र बैठे हैं। गुरु कौन है? इस कुंडली के 12वें के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं। लग्न में चतुर्थ स्थान के अधिपति के साथ शनि का परिवर्तन है, दशम और चतुर्थ का, मतलब व्यक्ति कारोबारी है। लग्न में दशम स्थान के स्वामी के बैठने के कारण, तृतीयेश के बैठने के कारण वो अपने माता और पिता को देना चाहता है, सुख धन। राहु लग्न में बैठे होने के कारण बहुत सारी क्षेत्रों का विषय ज्ञान उसे रहता है। शुक्र और बुध, शनि और बुध बैठे हैं। शनि कौन है? लग्नेश। और बुध कौन है? भाग्य भाव के स्वामी। विचार करिए, भाग्य भाव में ही लग्नेश बैठे थे। जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी ही लग्न में बैठे हैं। संबंध बना ना, भाग्य भाव के स्वामी लग्नेश के साथ उच्च के दशम भाव में, भाग्य भाव में ही लग्नेश बैठे हैं, भाग्य भाव के स्वामी ही लग्न में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि भाग्य आपके साथ है, भाग्य है, ऊंची शिक्षा है, विदेश यात्रा है, बहुत अच्छा व्यापार है, ये सारी चीजें आपकी कुंडली में बुध, शनि, शुक्र और गुरु दे रहे हैं। मतलब इस कुंडली का जो लग्न बना है, लग्न से ज्यादा मजबूत नौमांस नहीं है, लेकिन इन दोनों से जरूर ही दशमांसा मजबूत है। इसका दूसरा कारण यह है कि केंद्र में गुरु, शनि, बुध, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा, सारे ग्रह केंद्र में आ गए। जो एक ग्रह बाहर निकल भी रहा है तो वो पापी है, पापी ग्रह होकर अपनी राशि का बैठा है। तो इस हिसाब से जो जन्म कुंडली की बात बनेगी वो बहुत उत्तम बनेगी। इस दूसरा पक्ष और कहता है, भाग्य भाव के स्वामी जन्म कुंडली के केंद्र में, और यहां पे पंचम भाव के स्वामी भी जन्म कुंडली के केंद्र में। उसके बाद जन्म कुंडली के तृतीयेश लग्न में बैठे हैं, तो व्यक्ति पराक्रम करने से कभी चूकेगा नहीं, वो हमेशा हर संभव कोशिश करता रहेगा उसे क्या करना है, और जद्दोजहद करता हुआ सफल भी होता है, और निश्चित रूप से उसके भाग्य का सुख उसके यश को और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होता है। और गुरु, शुक्र, शनि, बुध आदि जो ग्रह हैं, चंद्रमा, सूर्य, ये आपको बहुत अच्छे परिणाम की प्राप्ति कराने वाले ग्रह बन रहे हैं। अन्य वर्ग चार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो स्वास्थ्य के मामले में हमें ध्यान देना होगा राहु और केतु की दशा में। शनि की दशा में वैसे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, गुरु की दशा में भी स्वास्थ्य लगभग ठीक रहेगा, ऐसी कोई बड़ी और भीषण बीमारी के योग नहीं है। भवन, भूमि, वाहन के मामले में कुंडली को थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, पर गुरु, शनि, सूर्य और मंगल की दशा के साथ शुक्र, ये भवन, भूमि, वाहन के लिए या इनके सुख के लिए अच्छा हो सकता है। भाग्य का बल बढ़ेगा गुरु, चंद्रमा, शुक्र और बुध की दशा में, जबकि शनि और सूर्य, राहु और केतु के साथ मंगल की दशा में भाग्य का संघर्ष
थोड़ा बढ़ सकता है। होरा चक्र के आधार पर शुक्र, शनि और बुध की दशाएं नॉर्मली मानसिक शांति देती हुई, कारोबार में थोड़ा बदलाव करता हुआ, समाज को देखकर, बाजार को देखकर दिमाग लगाने वाला ऐसा बनाएंगे परिस्थिति। लेकिन गुरु, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, राहु और केतु ये आपके जीवन में धन देने वाले ग्रह बन रहे हैं और थोड़े संघर्षों के साथ आपके जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। पर यह कुंडली सफल होगी। संतान पक्ष में गुरु सहयोगी हैं और उसके बाद चंद्रमा सहयोगी हैं, शनि और बुध भी सहयोगी हो रहे हैं। ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही है जिससे कि कोई बहुत ज्यादा कष्ट वाली बात है। ग्रह के अंश के आधार पर सूर्य और चंद्रमा 50% परिणाम करेंगे दोनों। मंगल देव को बलवान बनाने के लिए बजरंगबली के 12 नामों का उच्चारण 12 बार करें। बुद्ध को बलवान बनाने के लिए ब्राह्मणों का आदर करें, कुल पुरोहित का आदर करें, उनसे अगर हो सके तो उनका आदर घर में आता जाता उनका आना जाना बना रहे। देवगुरु बृहस्पति के लिए ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, बहुत उत्तम रहेगा। गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ नित्य करिए। रामचरितमानस घर में करते रहिए, प्रत्येक दिन एक पेज आगे बढ़ाते रहिए। शुक्रदेव के प्रभाव में ब्रह्मचर्य का पालन, बहुत ज्यादा बाजार या फैशन वाली चीजों से अपने आप को दूर रखें, सिंपल सादा रहें। राहु और केतु शनि के लिए कमजोर हैं, मृतप्राय हैं, तो मैं इसे अच्छा समझता हूं, क्योंकि अगर शनि बहुत ज्यादा बलवान हो जाएंगे तो कई बार इस कुंडली के लिए नुकसानदायक हो जाएंगे। जबकि राहु और केतु आपकी कुंडली में 50% आपके पक्ष में निर्णय करेंगे पराक्रम के मामले में, और 50% मेहनत कराने पर विवश करेंगे, इस मामले में परिणाम देंगे। राशियां जिनसे आप मैत्री कर सकते हैं वो हैं मिथुन, कन्या और धनु। शत्रुता मकर और कुंभ वालों से और कई बार वृष वालों से नुकसान कारक हो सकता है। मित्र का लग्न बनेगा धनु और मेष। पूर्व दिशा के मकान में रह सकते हैं। पश्चिमी फ्रंट भी आपके लिए अच्छा रहेगा, पूर्वी और पश्चिमी। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पश्चिम और उत्तर दिशा की तरफ। विवाह करने के लिए मीन राशि मीन लग्न, कुंभ राशि कुंभ लग्न, शतभिखा नक्षत्र त्याग कर। उसके बाद कुंडली के आधार पर बात और बन सकती है मिथुन राशि मिथुन लग्न की जातिकाओं से। विवाह की दिशा उत्तर रहे तो ज्यादा अच्छा है। शनि की दशा 2027 में आएगी, ये विवाह कराने वाली दशा हो सकती है। विवाह थोड़ा विलंब से ही हो सकता है क्योंकि द्वितीयेश के ऊपर शनि और राहु का प्रभाव है, तो कई बार व्यक्ति का विवाह होते होते या होने से पहले 1-2 बार कटता है। अच्छी बात है कि पहले कट जाए, बाद में ना कटे, इस वजह से कुंडली मिलाकर विवाह करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 या 1, ये दोनों अंक बहुत अच्छे रहेंगे। इसके साथ नक्षत्र शतभिखा में दान करिए। मैंने जितने भी दान की बातें बताई हैं वो शतभिखा नक्षत्र में दान करने पे उत्तम रहेगा। उसके अतिरिक्त आप अगर चाहें तो भरणी, अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, श्रवण, उत्तराषाढ़ा, हस्त और पुष्य के साथ पुनर्वसु, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम रहेंगे। दिन आपके लिए गुरुवार, मंगलवार और रविवार का बहुत अच्छा रहेगा। इतनी सारी चीजें हैं। लाजवर्त अभी तत्काल धारण करना चाहिए। किसी पर विश्वास जल्दी ना करें। यात्रा में सावधानी बरतें। सिंह वाले जानवरों से बचें। किसी को भी पैसा न दें। साथ ही साथ मित्रों पे गलत पैसा खर्च, मित्रों पे तो बिल्कुल भी विश्वास ना करें। दूसरा, बहुत ज्यादा लालच में आकर के, जल्दबाजी में आकर के कोई भी निर्णय ना लें। ये सब आपके नुकसान परक पक्ष हो सकते हैं। क्लियर है? बाकी यहां पे विष दोष की कोई बात नहीं है। यहां पे अभी होने वाली स्थिति है, मतलब हमारे पास जो सूर्य राहु और केतु के संपर्क में आ रहे हैं वो हमसे कई बार अनैतिक कृत्य करा सकते हैं, जैसे विवाह के मामले में, या विवाह के पहले शारीरिक सुख भोगने की इच्छा के मामले में, या पिता से लड़कर पिता के विरोध में जाकर के ऐसा। इस वजह से सावधान होना, ये पक्की बात है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से किसी नई कुंडली के साथ, नए टास्क के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।